गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों 70 क्वेश्चन की एमसीक्यू सीरीज हो चुकी है। 1500 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा मैं। 71 क्वेश्चन के ऊपर आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आज का ये है, किस देश की सतह सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ बच्चों। रुक, चीन, अब आएगा भारत। रुक, चीन, अब आएगा भारत। ठीक है, तो इसमें रूस जो है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। रूस का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पर कनाडा का क्षेत्रफल है। भारत का 7वें नंबर पर क्षेत्रफल है। और भारत के बाद 8वें नंबर पर क्षेत्रफल अगर पूछ लिया जाए तो अर्जेंटीना का है। यहाँ पे जो कनाडा है वो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश है कनाडा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कनाडा है। सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा चीन बनाता है। और ब्राज़ील जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार सेम नंबर पर है बच्चों। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल रूस का है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी का बच्चों। वहीं पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी है। भाषाओं के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो अनुसूची नंबर 8 में बताया गया है। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। इस समय 22 भाषाएं हैं। हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। एक चीज़ का और ध्यान रखना, 22 भाषाओं में से इंग्लिश नहीं है। 22 भाषाओं में से इंग्लिश नहीं है बच्चों। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है भारत के अंदर वो गुजरात है। दूसरे नंबर पर पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटी जो तटीय रेखा है वो गोवा की है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, भारत की मुख्य तटीय जो भूमि है उसकी लंबाई जो है वो 6100 किलोमीटर है, मुख्य तटीय भूमि की लंबाई। और अगर मैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेता हूँ तो कुल तटीय भूमि की लंबाई भारत के अंदर है 16.5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बच्चों। बाहरी जल का सूत्र क्या होता है? बाहरी जल का सूत्र होता है D2O। D2O को कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उसके अंदर मंदक के रूप में, अर्थात न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए बाहरी जल का प्रयोग किया जाता है बच्चों। और इसको मंदक कहते हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं तो वो बोरोन और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके पास। वो आपके पास है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, इस चीज़ को ध्यान रखना। संवैधानिक संस्थाएं वो होती है जिनका जिक्र संविधान में किया गया है, लेकिन नीति और जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती है उनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया। तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया था। और योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर हुई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, जिसको हम पदेन अध्यक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बच्चों? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा बच्चों? ऋग्वेद। 4 प्रकार के वेद है, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद। ठीक है, संगीत से रिलेटेड जो वेद है वो सामवेद है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें सीमांत गांधी कहते हैं, इन्होंने खुदाई खिदमतगार की भी स्थापना की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था वो भी कौन है बच्चों? खान अब्दुल गफ्फार खान।
ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। सीमांत गांधी कहते हैं और इन्होंने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी और पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है। महानदी उड़ीसा के अंदर हीराकुंड बांध पड़ता है और महानदी छत्तीसगढ़ में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और छत्तीसगढ़ से होती हुई उड़ीसा से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी बच्चों? महानदी। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बता दिया मैंने? हीराकुंड बांध। और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है जो भागीरथी नदी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगर पूछ लिया जाए तो भाखड़ा बांध है और भाखड़ा बांध सतलज नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश नहीं केवल न्यायाधीश पूछ रहा है एम फातिमा बीवी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश तो अब तक कोई भी नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन एक न्यायाधीश जरूर बन चुकी है जिसका नाम है प्रथम, वह है फातिमा बीवी। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन का और ध्यान रखना, कई बार आता है एग्जाम के अंदर, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिटें होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख और प्रतिषेध लेख। ठीक है, और अनुच्छेद 226 के तहत कौन रिट जारी करता है बच्चों? हाई कोर्ट जारी करता है। वो भी 5 प्रकार की रिटें सेम ही है। उसके बाद भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अगर भारत की स्थिति पूछ ली जाए तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा बच्चों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध भारत की स्थिति है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आ जाता है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती है? वो है अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, वो अफ्रीका महाद्वीप है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और अंडमान निकोबार जो है उसमें भी अगर मैं बात करूँ इंदिरा पॉइंट की, तो मतलब आपका ग्रेट निकोबार जो है ना, ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप अगर पूछ लिया जाए तो ग्रेट निकोबार है, और उसी ग्रेट निकोबार के अंदर इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ओके, भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप पूछे तो ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछे, द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए तो मध्य अंडमान है। और भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछ लिया जाए तो माजुली है, और माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर असम के अंदर है। और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछ लिया जाए तो उमानंदा है, वो भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर असम के अंदर है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो अंडमान निकोबार है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया है। और दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप पूछ लिया जाए तो ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के ऊपर डेनमार्क का अधिकार है। ठीक है, और जो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप बताया ना मैंने, ग्रेट निकोबार, उसके नीचे एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल, और ये ग्रेट चैनल जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में है बच्चों। तो इंदिरा पॉइंट जिसका दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, वो कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और उसमें भी कहाँ पर? ग्रेट निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक फॉर्मूला होता है, गयासुद्दीन राजा महारानी से मिलने छतरी झंडा लेकर त्रिपुरा पहुँचे। गयासुद्दीन राजा महारानी से मिलने छतरी झंडा लेकर त्रिपुरा पहुँचे। तो गयासुद्दीन तब बन गया गुजरात, गयासुद्दीन राजा, रा से बन गया राजस्थान, गयासुद्दीन राजा महारानी से बन गया मध्य प्रदेश, गयासुद्दीन राजा महारानी से मिलने से बन गया मिजोरम, छतरी से बन गया छत्तीसगढ़, झंडा से बन गया झारखंड, छतरी झंडा लेकर त्रिपुरा पहुँचे, त्रिपुरा से त्रिपुरा और पहुँचे से बन गया पश्चिमी बंगाल। तो 8 राज्य हो गए कर्क रेखा जहाँ से गुजरती है बच्चों। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 9।
ठीक है, ऊपर से स्टार्ट हो जाओ। गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है वो पड़ेगा आपका गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर जाओगे तो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर जाओगे तो उड़ीसा, उड़ीसा के ऊपर जाओगे तो पश्चिमी बंगाल। काउंटिंग कर लेना, 9 ही बनते हैं। तो कुल तटीय मतलब समुद्री तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9। और मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। कुल तटीय भूमि की लंबाई 7516.5 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश की, सबसे कम गोवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत का अगर अक्षांशीय विस्तार अगर पूछ लिया जाए तो वो कितना बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो कितना है? वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये भारत का देशांतरी विस्तार है। और भारत का जो पश्चिमी पॉइंट है वो सर्करिक, पूर्वी पॉइंट वालंगू है। इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है, इसलिए बीच में से एक रेखा गुजार दी गई जो 82.5 डिग्री है। और 82.5 डिग्री जो रेखा है ये इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। और इस 82.5 डिग्री जो रेखा है इसके ऊपर जितना भी टाइम होता है वो पूरे के पूरे भारत का टाइम काउंट कर लिया जाता है। और ये GMT से कितने घंटे आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम जो इंग्लैंड के अंदर एक वेधशाला है उससे ये 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम बच्चों। भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना मैंने आप लोगों को हरियाणा जीके में भी बताया था। तो भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर परियोजना भी कहते हैं हम इसको। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, सतलज नदी से ही निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और ये गुजरात महाराष्ट्र के साइड में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है। और काली मिट्टी के अंदर कपास की मतलब कपास बहुत ज़्यादा होती है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर दोनों तापमान क्या होते हैं? बराबर। सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पे। सेल्सियस पैमाना 0 से लेके, जो सेल्सियस पैमाना होता है वो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और फ़ारेनहाइट जो होता है वो 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और -40 डिग्री एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। 90 क्वेश्चन तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। आगे फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री राम।